हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एनसीईआरटी की 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम अच्छी तरह से समझ सकें ताकि हम एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर सिक्योर कर सकें। सीबीएसई एग्ज़ाम्स के व्यू से इस चैप्टर की वेटेज है वो 5 मार्क्स की है, पर हमें एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करके चलना है ताकि हम 5 मार्क्स भी अच्छी तरह प्रॉपर मार्क्स गेन कर सकें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत सारे और भी बच्चे क्वालिटी एजुकेशन फ्री सस्ते में पढ़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 साइंस के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन टू बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कोई भी मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको एयर में जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों करते हैं? तो आंसर है इसका, मैग्नीशियम इज़ काइंड ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO on its surface. MgO is stable compound and less reactive, prevent further reaction of magnesium. Hence it is to be cleaned before burning. क्या होता है कि मैग्नीशियम होता है काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का लेयर होती है जो मैग्नीशियम के ऊपर चढ़ जाती है और ये लेस रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लेयर जो मैग्नीशियम के रिबन्स के ऊपर चढ़ जाती है ये रिबन्स को फर्दर रिएक्टिव होने से बचाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी से हम इसे जला नहीं पाते। अगर हमें ऑक्सीजन में इसे जलाना होगा तो पहले रिबन को क्लीन करना होगा ताकि इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर की सरफेस से हट जाए और ताकि हम इसे मैग्नीशियम को जला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस को हम ध्यान से देखेंगे और इसको हम फार्मूला के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, और ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे रिएक्टेंट साइड्स में हाइड्रोजन, इसे हम डिनोट करेंगे H2 से, क्लोरीन हमारा डिनोट होगा Cl2 से, और ये बना रहा है 2HCl। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैसेस फॉर्म में मिला के बना रहे हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिला के बना रहे हैं 2HCl। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फाट, ये दोनों मिलके बना रहे हैं बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 और एल्युमिनियम क्लोराइड सल्फेट है, इसका फॉर्मूला है Al2SO4 थ्राइस। और ये बना के हम प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारा बेरियम सल्फेट का BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने का तरीका यही है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड में हमारे इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी BaCl3 में Ba, जितना Ba इस तरफ होगा उतना ही Ba हमारे राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ऐसे ही हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सोडियम प्लस वाटर, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। तो हम इसको पहले हम सोडियम को लिखेंगे, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, उसके बाद हमारा वाटर H2 हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बना NaOH और हाइड्रोजन गैस हमारी बनी है। तो इसको हम
इक्वेशंस की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका यही है, जो हमें इक्वेशन दी गई है सबसे पहले हम फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, डिनोट करेंगे, और उसके बाद हम इसे बैलेंस करेंगे। तो हमारा बना Na प्लस H2O, ये हमारा प्रोडक्ट साइड में बना हमारा NaOH और हाइड्रोजन H2। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टेट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है इसको पढ़ना है। इसके पढ़ने के अनुसार जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दिए गए हैं हमें केमिकल फॉर्म की इक्वेशन में लिखना है। तो हमारी इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate और solution of sodium chloride। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स वो हैं बेरियम क्लोराइड है BaCl2, और सोडियम सल्फेट है हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं पानी के अंदर, ये बना रहे हैं BaSO4 बना रहे हैं, साथ में सोडियम क्लोराइड है NaCl। तो BaCl2 हमारा हो गया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट हो गया हमारा Na2SO4। अब ये दोनों मिलकर बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तीसरा हमारा सेकंड जो इक्वेशन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये रिएक्ट कर रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये बना रहा है Cl एंड वाटर। तो हम इसको डिनोट करने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा HCl। और जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा Cl और H2O वाटर। तो ये हमारी करेक्ट इक्वेशन हुई, इसको ध्यान से देखेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A solution of substance X is used for white washing। कोई सब्सटेंस X है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। हमें बताना है सबसे पहले क्वेश्चन में वो सब्सटेंस X क्या चीज़ है और उसका फार्मूला लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन क्वेश्चन 1। जो सब्सटेंस X है उसकी रिएक्शन हमें लिखनी है और पानी के साथ उसकी क्या रिएक्शन होकर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना है। तो वाइट वॉश के लिए हमें पता है क्विक लाइम यूज़ होता है। क्विक लाइम का फार्मूला है हमारा CaO, और जब इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं, आपने देखा होगा चूना पत्थर की बोरी है, जब पानी के साथ हम मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम बनती है और एक वाइटिश कलर का लिक्विड बन जाता है जिसे हम वाइट वॉश कहते हैं। उसे हम दीवारों पे लगाते हैं। तो जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया जिसे हम CaO बोलते हैं, वो हमारा जो केमिकल X है जो हमारा वो CaO है, और इसको जब हम पानी के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा वो बनता है स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। एक्वस फॉर्म में होता है, ये प्योर वाटर नहीं होता है। तो CaOH ट्वाइस हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट साइड में आ गया CaO और प्लस H2O, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ गया CaOH ट्वाइस। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, Why is the amount of gas collected in one of the test tube in the textbook activity 1.7। जो हमारी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 1.7 है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये बता रहा है कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक गैस ट्यूब के अंदर ज़्यादा अमाउंट में गैस क्यों कलेक्ट हो रही है, एक में कम क्यों कलेक्ट हो रही है, और जो गैस डबल अमाउंट में इकट्ठी हो रही है उसका नाम क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या था, पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसलिए कहा जाता है ताकि एक बीकर के अंदर
2 टेस्ट ट्यूब डाल के और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो एक टेस्ट ट्यूब को कैथोड से कनेक्ट किया जाता है, एक को एनोड से कनेक्ट किया जाता है। एनोड हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, कैथोड हमारा नेगेटिव साइड हो गया बैटरी का। और इस बैटरी को जब ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वाटर के अंदर, और वाटर हमें पता है H2O से मिला के बनता है, यानी 2 एटम हमारे हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम हमारा ऑक्सीजन का होता है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग होते हैं तो ऑब्वियसली जो 2:1 की रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके वाटर बना रहे हैं, जब उनमें से गैस सेपरेट होके अलग अलग इकट्ठी होंगी तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में होगा क्योंकि उसके 2 एटम है, और ऑक्सीजन 1 एटम है तो हाफ अमाउंट में होगा। इन दोनों का रेशियो भी 2:1 होगा। तो जब हमारा H2 है जब अलग अलग होंगे तो 2 एटम हमारे हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम हमारा ऑक्सीजन का होगा। द वाटर कंटेन इन 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज इन रेशियो 2:1. During electrolysis, since the hydrogen goes in one test tube and oxygen goes to another test tube, the amount of gas collected in one of test tube is doubled of the amount collected in the other test tube. So that is the reason the gas collected in one test tube is double in amount than gas collected in another test tube. So both the gas formed during the electrolysis of water is in ratio of 2:1. तो चैप्टर नंबर 1 के जो पेज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है वह है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब ये बोल रहे हैं कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम आयरन नेल को हम डिप करते हैं तो इसका रंग क्यों चेंज हो जाता है। और 2015 में CBSE में यही क्वेश्चन पूछा गया था, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी थी। तो हमें रेक्टिफिकेशन निकालना है, हमें क्वेश्चन का मतलब समझना है ताकि हम अच्छे से आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं पर उन सब का आंसर सेम कॉन्सेप्ट पर होता है। तो इसको दूसरे वे में पूछा गया था कि एक आयरन नेल, उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 30 मिनट तक डुबा के रखते हैं, तो बताइए कलर में क्या चेंजेस होंगे, उस सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंजेस होंगे और इसका क्या रीज़न है। दोनों का क्वेश्चनों का मतलब सेम है और इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। When iron nail is dipped in copper sulfate solution, then displacement reaction take place. Therefore, the reactive element जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। द मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। द रिजल्ट ऑफ द ब्लूइश कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गेट फेडेड एंड फॉर्म्स ग्रीन कंपाउंड नोन एज फेरस सल्फेट। तो इस रिएक्शंस का क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारा जो ब्लूइश कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा वो फेड हो जाएगा और ग्रीन कलर के कंपाउंड में चेंज होकर फेरस सल्फेट बना देगा। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो इसमें एल्युमिनियम हमें पता है, इसमें हमें पता है कि आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिलके FeSO4 बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा और साथ में हमें कॉपर मिलेगा। और जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का जो मिक्सचर था वो फेड होके ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ। तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करनी है सिक्वेशंस को। और एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला था। यस, तो हमें क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल बताने हैं। तो पहले हमने आपके लिए 2 एग्जांपल्स लिए हैं जो काफ़ी सिंपल हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। आप इनमें से कोई भी एग्जांपल आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहला एग्जांपल है हमारा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को
हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्टेंट साइड में होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और प्रोडक्ट साइड में और दूसरा होगा HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डिनोट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, और ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो NaCl बना रहे हैं और H2O बना रहे हैं। अब इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें देखिए Na हमारा Cl के साथ मिल गया, और जो OH है ये हमारा, ये OH हमारा H, इसके H के साथ मिल गया। तो Na हमारा Cl के साथ मिला के बना रहा है NaCl, और H अब देखिए जो हमारा Na है वो Cl के साथ मिल गया, Na हमारा Cl के साथ मिल गया, तो क्या बना NaCl, और जो OH है इसका बचा OH, इसका OH प्लस इसका हमारा H, ये क्या बना रहा है H2O। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना NaCl और H2O, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसका OH डिस्प्लेस होके H के साथ मिल गया, और NaOH का Na और HCl का Cl, ये NaCl बन गए। तो इस हिसाब से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। बहुत इजी एग्जांपल है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है वो हमारा बनाता है CaCO3 प्लस NaCl। CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और NaCl हो गया हमारा नमक, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो हमारा Na है वो NaCO3 के साथ में जो कैल्शियम है वो CO3 के साथ मिल गया, और Na हमारा Cl के साथ मिल गया। तो इस हिसाब से NaCl और CaCO3 बना रहे हैं, ये CaCO3 बना रहे हैं। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस विच आर रेड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के अंदर हमें जो सब्सटेंस हमारे ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं और जो हमारे रेड्यूस्ड हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारी जो पहली रिएक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिला के N2O मिल रहा है। तो इसके अंदर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है सोडियम, और जो ऑक्सीडाइज जो कम हो रहा है वो है हमारा ऑक्सीजन। तो क्योंकि ऑक्सीजन तो इसके साथ मिल गया ना, वो तो अपने आप में रिड्यूस हो गया, और इसके लिए जब रिएक्शंस के लिए हमें जब ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इसको तो बस एक ही एटम की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन का एटम हमारा कम हो गया और सोडियम अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर पा रहा है। तो जो हमारा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीजन हुआ, और जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो सोडियम हुआ। इसी हिसाब से हमारी सेकंड रिएक्शंस के अंदर CuO है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो जब हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है तो Cu बना रहा है, कॉपर बना रहा है सॉलिड फॉर्म में, और पानी बना रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो है हमारा कॉपर, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो कॉपर, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ऑक्सीजन के साथ मिला है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके H2O बना रहा है, और कॉपर ऑक्साइड जो लूज होके कॉपर बना रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के
पेज नंबर 13 के एक्सरसाइज नंबर 1। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 13 के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 13 के चैप्टर एंड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए जल्दी दूसरी वीडियो लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस के सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। जल्दी हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आएंगे ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो के इस चैप्टर के दे सकें। थैंक यू।